की तरफ जाएंगे। दुर्गा प्रसाद जी एमिनेंट हमारे जो है कला के समीक्षक हैं, चित्रकला के भी हैं, जहाँ उतनी ही समझ रखते हैं, और विशेषकर जो है आप भाषा के महारथी हैं और आपकी वक्तृत्वता से हम सभी वाकिफ़ हैं। तो इस साहित्य की जो प्रक्रिया है, जो हम कहेंगे कि क्रिएटिव जो प्रोसेस है, उसकी तरफ दुर्गा प्रसाद जी आपको। धन्यवाद अमित जी। आ रही मेरी आवाज़? सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि और अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करता हूं। उनके कारण और उनके सुयोग्य पुत्र भवानी शंकर जी के कारण हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हो पाए हैं। अभी भवानी शंकर जी ने एक शैक्षिक संस्था के निर्माण का जो वृत्तांत हमारे सामने रखा, वो भी एक तरह से रचना प्रक्रिया ही थी। और हम लोगों ने, कम से कम मेरी पीढ़ी ने, इस रचना प्रक्रिया में निरंतर क्षरण होते देखा है। कैसे जुनूनी लोग थे, कैसे बड़े विज़न वाले लोग थे कि उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई, उन संस्थाओं में प्राणों का संचार किया। और आज हम दुर्भाग्य से जिस समय में जी रहे हैं, वहाँ हम संस्थाओं को ध्वस्त किए जाते देख रहे हैं। ये बड़े कष्ट की बात है। लेकिन इस सब के बीच भी वो जो अंग्रेजी वाले कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, तो एक प्रक्रिया, सृजन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। बच्चन का बड़ा प्रसिद्ध वो गीत है, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, या उन्हीं का एक और गीत है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। तो हम सब लोग जो किसी न किसी तरह सृजन से जुड़े हुए हैं, उन सारी विषम परिस्थितियों में भी कुछ रचने का, कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। आज का जो विषय भवानी शंकर जी ने रखा है, सृजन प्रक्रिया, जब इस विषय को मैंने पहली बार आपसे इस चर्चा के संबंध में सुना, तो मुझे 70 के आसपास का दशक याद आया, जब हिंदी साहित्य में और हिंदी आलोचना में ये रचना प्रक्रिया शब्द बहुत लोकप्रिय था। उस ज़माने में ढेर किताबें रचना प्रक्रिया नाम से आई थी। मन्नू भंडारी की रचना प्रक्रिया, उपन्यास की रचना प्रक्रिया, कविता की रचना प्रक्रिया, और एक तरह से आलोचना के बाज़ार में या पुस्तकों के बाज़ार में या प्रकाशन के बाज़ार में रचना प्रक्रिया शायद सबसे ज़्यादा बिकाऊ शब्द था। मज़े की बात यह कि उनमें से बहुत सारी किताबों में रचना प्रक्रिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सीधे सीधे वो आलोचना की किताबें थी और नाम उनका रचना प्रक्रिया रख दिया जाता था। एक किताब मुझे उस ज़माने की बहुत अच्छी तरह से अब भी याद है। परमानंद श्रीवास्तव हिंदी के बड़े आलोचक हैं, उनकी एक किताब थी हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया। मैं विद्यार्थी था और वो किताब बहुत उपयोगी मुझे भी लगी थी, अच्छी किताब थी, लेकिन वास्तव में उसमें रचना प्रक्रिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी। रचना प्रक्रिया से जो बात मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरी समझ में भी कोई खोट हो, लेकिन आज भी रचना प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि नंद भारद्वाज अगर कविता लिख रहे हैं तो वो कविता इनके मन में कैसे आती है, कैसे उस कविता को कंसीव करते हैं, कैसे उस कविता को ये विकसित करते हैं और कैसे उस कविता को ये कागज़ पर उतारते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे अभी भवानी शंकर जी ने कहा प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट खराब शब्द है, लेकिन एक अंतिम निर्मिति के रूप में कैसे वो रचना हमारे सामने आती है। यहाँ जो बात मुझे बहुत रोचक लग रही है वो ये कि हम में से अलग अलग क्षेत्रों में रचने वाले लोग यहाँ हैं। एक तरफ नंजी हैं जो कविताएं भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। प्रबोध गोविल जी हैं जो कथा साहित्य में खूब रचते हैं।
ओम थानवी जी हैं जिनका यात्रा वृत्तांत मोहनजोदड़ो इन से अलग विधा का काम है, लेकिन वो भी एक तरह का सृजन है। और चाहे राजेंद्र भाणावत जी हों, बोड़ा जी हों, मैं भी इन दोनों बड़े लोगों के साथ अपने को जोड़ लूँ। हम लोग गद्य में कुछ छोटा मोटा लिखते हैं, मैं छोटा लिखता हूँ, ये मोटा लिखते हैं, लेकिन हम लोग गद्य में लिखते हैं, वैचारिक गद्य लिखते हैं, वो भी एक तरह का सृजन है। और इस सब के साथ जो बात बढ़िया है वो ये कि CS मेहता साहब हैं, भवानी शंकर जी हैं, अमित हैं, ये लोग एक अलग माध्यम में सृजन करते हैं, इनकी अलग रचना प्रक्रिया होती है। मुझे हमेशा लगता है कि रचना प्रक्रिया विधा के साथ तो बदलती ही है, व्यक्ति के साथ भी बदलती है। बल्कि यूँ कहूँ कि अगर एक व्यक्ति कविता लिख रहा है तो वो सारी कविताओं को एक ही रचना प्रक्रिया से नहीं लिखेगा, शायद हर रचना अपनी प्रक्रिया अलग से लेकर आती है। मेरे पास ये कहने का तो कोई आधार नहीं है कि एक कवि की रचना प्रक्रिया क्या होती है, और मैं कहूँ भी क्यों, जब कवि खुद मौजूद है तो वो अपनी रचना प्रक्रिया बताए। मैं अपने गद्य की, अपने वैचारिक गद्य की रचना प्रक्रिया पर थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। मेरे मन में हमेशा, खासतौर से इधर जब मैं समकालीन संदर्भों पर लिख रहा हूँ, और 7-8 साल हो गए मैं ज़्यादा समय उसी को देता हूँ, मुझे उसमें मज़ा भी आता है, तो मैं जैसे अपनी आँखें खुली रखता हूँ, सभी लोग खुली रखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है और उसमें से क्या चीज़ है जिस पर मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब ये बात मेरे मन में तय हो जाती है कि मुझे इस पर अपनी बात कहनी है, तो मैं उसके बहुत सारे संदर्भ याद करने का प्रयास करता हूँ। कभी, अब तो गूगल वगैरह बहुत सहज हैं हमारे लिए, तो मैं और पूरक जानकारियाँ या पूरक तथ्य वो सब चीज़ें जुटाता हूँ, और ये सारी प्रक्रिया कोई चलती रहती है, कभी 1 सप्ताह, कभी 1 महीना, और वो सारी सामग्री जब इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसे एक तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास करता हूँ। अब तकनीक ने आकर हमारा काम बहुत आसान भी कर दिया है। मैं तो उस ज़माने का व्यक्ति हूँ जब वो मैनुअल टाइपराइटर होते थे, हाथ से मैंने बहुत कम लिखा। मेरे पास एक छोटा सा पोर्टेबल टाइपराइटर था, लेकिन टाइपराइटर पर जब आप लिखते थे तो आपको बस जो लिख दिया, उसमें कोई बहुत बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अब ये जब कंप्यूटर आ गया आपके पास, तो आप चाहे जैसे लिख लीजिए, ऊपर का पैराग्राफ नीचे, नीचे का पैराग्राफ ऊपर, 4 पंक्तियाँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उन सब चीज़ों को पुनर्व्यवस्थित करने की बहुत बड़ी सुविधा आ गई, और मैं उस सुविधा का भरपूर उपयोग करता हूँ। उसमें दुर्घटनाएं भी होती है, बहुत बार आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ गायब ही हो जाता है, और पता नहीं, मेरे साथ तो ये दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। बाद में मुझे किसी ने सलाह दी कि अगर आप गूगल डॉक्स में करें तो वो चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये है, लेकिन वो ऑटो सेव बहुत बार मुझे तो धोखा दे चुका है। अब वो जब गूगल डॉक्स में मैं सेव कर लेता हूँ तो चीज़ें मेरे पास रहती है, और मैं उसको ऊपर नीचे आदि आदि कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ओम जी जैसे बढ़िया लोगों के सानिध्य में मैंने इस बात को सीखा कि आपको अपनी भाषा के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो तथ्य मैं दे रहा हूँ उनको मैं क्रॉस चेक करूँ, और उसके बाद अगर मैंने आज कुछ लिख लिया तो 2, 4, 6, 8, 10 घंटे में उसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोबारा उसको मैं पढ़ता हूँ, और मैं तो अब भी इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता हूँ कि जब मैं 8-10 घंटे बाद उसे पढ़ता हूँ तो भाषा संबंधी कुछ त्रुटियाँ मेरी अपनी पकड़ में आती हैं, मैं उनको दुरुस्त करता हूँ। कहीं मुझे लगता है कि ये शब्द अनुचित है, कहीं मुझे लगता है यहाँ वाक्य विन्यास गलत है, कहीं मुझे लगता है कि यहाँ वाक्य शिथिल है, ये थोड़ा सा और चुस्त हो सकता था, कहीं मुझे स्पेलिंग उसकी गड़बड़ लगती है। लेकिन इसके बाद में मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल 100% मुकम्मल हो जाता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन मैं 2-3 बार प्रयास करता हूँ कि भाषिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से उसको मैं जितना संभव हो निर्दोष बनाऊं। तो मैं अपनी भाषा को लेकर बहुत सजग रहने का प्रयास करता हूं, तथ्यों को लेकर सजग रहने का प्रयास करता हूं, और ये भी प्रयास करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसमें मैं जहाँ तक संभव हो शालीन रहूं, मैं कटु ना हो जाऊं,
और इस बात की गुंजाइश भी छोड़ूं कि जो मैं कह रहा हूं वो अंतिम सत्य नहीं है। मेरा आज का सत्य, आज जो मैं सोच रहा हूं वो ये है, लेकिन हो सकता है इसका कोई दूसरा पक्ष भी हो। जब ये सारी बातें मैं कर रहा हूं तो मेरे मन में कुछ बातें कथा साहित्य को लेकर भी आ रही हैं। मैं बहुत बार किसी कहानी को पढ़ता हूं तो ये सोचता हूं कि कहानीकार के मन में ये कहानी कैसे आई होगी। और जब कोई कथाकार किसी बिल्कुल अनजानी जमीन पर कोई कहानी लिखता है तो मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि इसने ये कैसे लिखा। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। एक कथाकार थी, अब तो लोग उनका नाम भी शायद बहुत याद न रख पाएं, रजनी पनिक्कर। आकाशवाणी में बड़ी अधिकारी भी वे थीं। उनकी एक कहानी मैंने पढ़ी, शायद 60 के दशक की बात होगी। वो छात्रों के जीवन पर थी। विद्यार्थी कैसे मौज मस्ती करते हैं, कैसे वो लफंगों की तरह बातें करते हैं, कैसे वो निष्फिक्र होते हैं, आदि आदि। अच्छा, वो बड़ा अच्छा ज़माना था। देखिए, आप लेखक को चिट्ठी लिखते और लेखक उस चिट्ठी का जवाब देता। और मुझे ये शौक़ था लेखकों को चिट्ठी लिखने का। बहुत सारे लेखकों को चिट्ठी लिखी, बहुत सारे लेखकों से जवाब मिले। रजनी पनिक्कर जी को मैंने शायद मेरी नौकरी शुरू हुई होगी, बहुत एक किशोर, मैंने लिखा कि ये जहाँ तक मेरी जानकारी है आपका शिक्षा से और युवाओं से कोई संबंध नहीं रहा है, आपने ये कहानी कैसे लिख दी। और रजनी जी का जवाब आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक लेखिका एक बहुत सामान्य पाठक की इतनी परवाह कर रही है कि वो उसको जवाब दे रही। उन्होंने कहा, मैं जब घर से दफ्तर जाती हूँ और ये स्कूल कॉलेज के बच्चों को मौज मस्ती करते देखती हूँ तो मेरे मन में सवाल उठता है कि जब ये सब कर रहे हैं तो ये पढ़ते कब होंगे। और इस सवाल से ये कहानी उत्पन्न होती है। और जब इस कहानी की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक और कहानी का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा। रचना प्रक्रिया वहाँ बहुत मज़ेदार तरह से आती है। राजेंद्र यादव की एक कहानी है, मुझे बहुत पसंद है वो कहानी, टूटना। टूटना कहानी असल में एक लड़के और लड़की के प्रेम की और उनके ईगो के टकराने की और उनके विवाह होने की और उनके विवाह के टूट जाने की कहानी है। लड़की उच्च वर्गीय है, लड़का बहुत सामान्य है और वो लड़के के मन में हमेशा एक ये कुंठा रहती है कि ये तो अमीरजादी है और बड़ी उस तरह की है। बहुत अच्छी कहानी, मुझे राजेंद्र यादव की कहानियों में वो कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उस कहानी के प्रारंभ में राजेंद्र जी एक टिप्पणी देते हैं। उसका शीर्षक उन्होंने दिया भूमि। और भूमि में वो ये कहते हैं कि मुझे वो स्थान ठीक से याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कोई कस्बा है, उस कस्बे में एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो महात्मा गांधी से बहुत नफरत करता है। जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या होती है उस दिन शाम को वो पुलिस इंस्पेक्टर गोली मारकर अपने प्राण ले लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है। वो कहता है कि ये काम तो मुझे करना था, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। ये घटना राजेंद्र यादव को टूटना कहानी के लिए आधार देती है। वो एक तरह से रचना प्रक्रिया, देखिए आप कौन सी घटना है और वो घटना एक कहानीकार के यहाँ कैसे तब्दील होकर आती है। वो एक यंग कपल के ईगो के टकराने की कहानी के रूप में, और वहाँ उस कहानी में भी उस लड़की का जो पिता है, उस पिता से वो लड़का बराबर टकराता रहता है। वो पिता बड़ा अरिस्टोक्रेट किस्म का है और वो लड़का उससे टकराता रहता है। सारी कहानी इस तरह की है। तो वो उस जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो कहीं उस कहानी में उस रूप में आता है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे एक और किताब की याद आती है, बस उसका जिक्र करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। सूर्यबाला जी का एक कहानी संग्रह शायद 70 के दशक में आया था, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम। उस कहानी संग्रह में जो 8-10 कहानियाँ थी, हर कहानी के प्रारंभ में उन्होंने एक नोट दिया है और ये बताया कि ये कहानी उनके मन में कैसे आई। मुझे लगता है जिन लोगों की रचना प्रक्रिया में रुचि है उन्हें ढूंढ कर वो कहानी संग्रह पढ़ना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि कैसे वो चीज़ें आती हैं। लेकिन आज हम लोग जिस समय में रह रहे हैं
मुझे लगता है कि रचना प्रक्रिया की बात बहुत सारे लोगों के लिए नितांत निरर्थक है। आज बिल्कुल तुरंत कविता लिख देने का समय है। ज़रा सी कोई बात हुई, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कैसे कविताओं का ढेर लगता है। अब ये अलग बात है कि आप पूरा शीर्षासन कर लें, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कविता किधर से है। यही बात कहानी को लेकर भी है। लोग तुरंत मेड टू ऑर्डर कहानियाँ, एक कोई घटना और सुबह तक तो आपको कहानी तैयार मिल जाएगी। और अब तो हमारे पास एक औजार और आ गया है, चैट जीपीटी या इस तरह का एआई। आप उसको निर्देश दीजिए तो वो सब कुछ लिख देगा। तो अब मैं तो ये सोचकर भी चकित हूँ कि 2-4-5 साल के बाद जब इन चीज़ों का चलन और बढ़ जाएगा तो क्या हम तब भी रचना प्रक्रिया की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।